नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत में चल रही वैक्सीन शॉर्टेज के बारे में। कोविड 19 की वैक्सीन को लेकर देश के कई राज्यों ने यह कंप्लेन करी है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, केंद्र सरकार ने उनको वैक्सीन डोजेज नहीं दी है। इस प्रकार की जो डिमांड है वो मेनली ऑपोजिशन वाले राज्यों से ज्यादा आ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। इन सभी राज्यों की सरकारें कह रही है कि केंद्र सरकार ने उन्हें वैक्सीन की डोजेस नहीं दी है। महाराष्ट्र में खास करके स्थिति चिंताजनक है। कई जगहों पर वैक्सीन सेंटर्स को बंद कर दिया गया है। पिछले साल से हम ये बात न्यूज में देखते आ रहे हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। तो फिर भारत में ही वैक्सीन की कमी आखिर क्यों हो गई है? इसके पीछे रीजन क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? खपत कितनी है? इस सब डेटा को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप अनअकैडमी ऐप पर मेरे स्पेशल क्लासेस या प्लस कोर्सेज की अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी प्लेटफॉर्म्स पर मैं महिपाल राठौड़ आईडी पर उपलब्ध हूं। pathfinder_UPSC हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पाथफाइंडर चैनल के सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए, सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं होगा। आज यानी कि 14 अप्रैल तक जो भी सब्सक्रिप्शन परचेस करेगा मिनिमम 1 ईयर का, उसको प्रिंटेड बुक्स फ्री में मिलेंगी। 20 बुक्स हैं, पूरे जीएस को ये कवर करती हैं और ये केवल 1 साल के सब्सक्रिप्शन, मिनिमम 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ये फ्री आपको मिलेगी। बट फॉर दैट यू हैव टू परचेस द सब्सक्रिप्शन टुडे। लेकिन 28 अप्रैल तक हमारा एक दूसरा ऑफर भी ऑनगोइंग है, जिसमें आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी। तो अगर आप आज ले लेंगे तो आपको 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी और किताबें भी मिलेंगी फ्री में। और याद रखिए, ये 4 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 2 साल के सब्सक्रिप्शन पर भी लागू है। तो 2023 के प्रीलिम्स की डेट चाहे जो भी हो, जब तक प्रीलिम्स की डेट होगी तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। इन सब्सक्रिप्शंस पर एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री किताबों के अलावा आपको 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड वहां पर यूज कर लेते हैं। तो जल्द से जल्द प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आप अवेल कीजिए और इस डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकते हैं। 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने यह जानकारी दी कि हमारे पास केवल 14 लाख वैक्सीन डोजेस अवेलेबल हैं, जबकि महाराष्ट्र राज्य की वीकली रिक्वायरमेंट, हर हफ्ते की रिक्वायरमेंट 40 लाख डोज की है। कई अन्य विपक्षी राज्य, मेनली ऑपोजिशन राज्य थे, जिन्होंने ये कंप्लेन करी कि हमारे पास भी कोविड 19 वैक्सीन की शॉर्टेज है। जैसे राजस्थान ने भी 11 अप्रैल को कहा कि हमारे पास इतना ही स्टॉक है जो 2 या 3 दिन चल जाएगा और हमें 30 लाख डोजेस अर्जेंटली चाहिए। तेलंगाना ने भी अगले 15 दिनों के लिए 30 लाख वैक्सीन की डिमांड करी। छत्तीसगढ़ ने कहा कि हमें 1 वीक का स्टॉक एडवांस में दीजिए। ओडिशा ने कहा केवल 1.5 लाख डोज बाकी हैं और कई राज्यों ने यह बात कही कि 15 या 16 अप्रैल तक हमारा स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब इन सभी राज्यों की जो डिमांड है ये आई है टीका उत्सव के दौरान। आपको पता ही होगा 11 से 14 अप्रैल तक भारत सरकार टीका उत्सव चला रही है, जिसमें वैक्सीनेशन ड्राइव है ये एक प्रकार की। तो राज्य कह रहे हैं कि टीका उत्सव कहां से मनाएं जब हमारे पास डोजेस ही नहीं है। ओडिशा ने तो अपने 400 वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद कर दिए। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों से भी इस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कई वैक्सीनेशन सेंटर्स के पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने अपने सेंटर्स को बंद करके लोगों को रिटर्न करना शुरू कर दिया है। और हालांकि बीजेपी रूल्ड स्टेट्स पब्लिकली इतना कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वैक्सीन की उनके पास भी कमी है। जैसे कि उत्तराखंड है, उसके पास केवल 1.3 लाख डोजेस बाकी थी और इनका भी ये कहना था कि 2 दिन के अंदर हमारा स्टॉक खत्म हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब बातें नहीं कहेंगे। इन सभी राज्यों के आरोपों का जवाब देते हुए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा कि अभी तक 9.1 करोड़ वैक्सीन डोजेस यूटिलाइज हो चुकी हैं, 2.5 करोड़ के आसपास हमारे पास स्टॉक है और 1.9 करोड़ डोजेस पाइपलाइन में है, यानी कि आने वाली हैं। तो डोजेस की या वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, सभी राज्यों को हम वैक्सीन दे रहे हैं। इन्होंने एक बड़ा क्रूड सा ग्राफिक शेयर करते हुए बताया कि वैक्सीन किसको कितनी दी गई है। तो इस ग्राफिक में इन्होंने ये बताया कि जिन राज्यों को वैक्सीन दी गई है उनमें टॉप 3 में महाराष्ट्र और राजस्थान आते हैं, जो कि ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं। अब भारत सरकार ने यह भी डेटा जारी किया कि 12 अप्रैल की शाम तक भारत में 10 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी थी या दी जा चुकी थी, जिसमें से 12 अप्रैल के दिन 40 लाख वैक्सीनेशन किए गए हैं। तो डेली का जो एवरेज है वो बढ़ रहा है, 30 से 33 लाख हुआ, 36 लाख हुआ, 40 लाख पे पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 4 मिलियन वैक्सीन डेली लगाई जा रही हैं भारत में अब 12 अप्रैल को। अब एक बार को तो सुनने में आपको ये बहुत बड़ा डेटा लग रहा होगा, 10 करोड़, 11 करोड़, और कई लोग इस पे बहुत तालियां भी पीट रहे थे कि अरे वाह, हमने तो करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट कर दिया। यूएसए को देखो, ये तो इसको नहीं कर पाया, उसको नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के अनुसार कंपेयर करेंगे, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, तो भारत बहुत पीछे है। ये ग्राफिक बताता है कि कितने प्रतिशत लोगों को हर देश में मिनिमम वैक्सीन का 1 डोज लग चुका है। तो नंबर 1 पर है इजराइल। हालांकि इजराइल की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है। अगर बड़े देशों को आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 36% पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, विच इज अ बिग नंबर।
भारत और ब्राजील, जहां पर कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इन दोनों देशों में ये संख्या कम है। ब्राजील में 9.92 है, हमारे यहां पर तो 6.89 है। रशिया भी 6.04 है। यानी कि भारत में 7% से भी कम लोगों को अभी तक मिनिमम 1 डोज लगी है। अब एक डोजेज से प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वैक्सीनेशन पूरा तब होता है जब 2 डोज लगती हैं, एटलीस्ट जो एस्ट्राजेनेका वाली कोविडशील्ड वैक्सीन है, जो यहाँ हमारे यहाँ मेजरली यूज करी जा रही है। और अगर दोनों वैक्सीन लगने का डेटा आप देखें तो भारत में केवल 0.94% यानी 1% लोगों को भी अभी तक दोनों डोज वैक्सीन की नहीं लगी है। हो सकता है कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो 14 या 15 अप्रैल को, तब तक 1% का फिगर क्रॉस हो जाएगा, बट स्टिल जस्ट 1%, इमेजिन। अब यहां पर होता क्या है ना कि भारत सरकार जो है वो थोड़ा सा इस डेटा को ज्यादा पब्लिसाइज करती है कि हमने आज इतने लाख लोगों को वैक्सीनेट किया, 40 लाख को किया, 35 लाख को किया, तो हमें लगता है ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन भारत की आबादी भी तो बड़ी है, हमारी आबादी भी तो 130 करोड़ के प्लस है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब पिछले साल उनको डेटा यूज करना होता था डेथ का, तब तो सरकार बताती थी कि नहीं, आप डेथ पर मिलियन देखो ना, आप ये क्यों देख रहे हो, क्रूड डेथ क्यों देख रहे हो कि आज 1000 या 900 या 800 लोगों की मृत्यु हुई। आप ये देखो कि डेथ पर मिलियन कितनी है और यूएस से उसको कंपेयर करो। लेकिन जब आज वैक्सीनेशन की बारी आ रही है तो सरकार उल्टा कहती है। सरकार कहती है कि नहीं, आप पर मिलियन मत देखो, आप ये देखो कि हमने टोटल कितने वैक्सीनेशन किए। खैर, सरकार के इस आंकड़ों की हेराफेरी से ऊपर आते हुए आप तो ये याद रखो कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी वैक्सीनेटेड कहां पर है? इजराइल में है। लेकिन अगेन, अगर बड़े देशों की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 21% आबादी और यूनाइटेड किंगडम की 11% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। ठीक है, अगर हम 5 करोड़ से ज्यादा आबादी के देशों की भी बात करें तो जर्मनी में भी 6% है, वहां पर भी वैक्सीनेशन बहुत स्लो है। इनफैक्ट यूरोप में पूरे यूरोप में ही स्लो है वैक्सीनेशन। सबसे फास्ट वैक्सीनेशन हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में या फिर यूएस में। कई कम आबादी वाले देश हैं, उनमें वैक्सीन परसेंटेज काफी अच्छा है। जैसे आप देखो सेशेल्स, यूएई, चिली, भूटान में तो ऑलमोस्ट 63% आबादी को टीका लग चुका है। सिंगल डोजेज की बात कर रहा हूं मैं। बहरेन और मालदीव्स में भी इनफैक्ट 52% हो चुका है, जबकि उनको तो हम दे रहे हैं वैक्सीन फिर भी। तो खैर, इनकी आबादी कम है तो ये जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन पूरा कर सकते हैं। अब आ जाओ भारत के राज्यों के आंकड़ों के ऊपर। तो ये वाले सारे स्टैटिस्टिक्स मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट से लिए हैं। अगर आप प्योर नंबर्स के मामले में देखोगे तो आपको कई राज्यों के अंदर बहुत सारा टीकाकरण दिखेगा। लेकिन अगेन, अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो बड़े राज्यों में मैक्सिमम 10 या 12% तक अभी टीकाकरण पहुंचा है, जिसमें भी राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य थोड़ा ठीक ठाक कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखो तो टीकाकरण अभी 4% भी नहीं है। ठीक है, और ये केवल सिंगल डोज की बात हो रही है। यहाँ पर पंजाब के अंदर भी ये 6% के आसपास है, जबकि पंजाब में कोविड बहुत लीथल है। वहां पर नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं वो कंपेयर टू अदर स्टेट्स काफी ज्यादा हो रही हैं। और राजस्थान और गुजरात दो ऐसे राज्य हैं जहां पर 10% के आसपास या 10% को क्रॉस कर चुका है। दक्षिण भारत की अगर आप बात करोगे तो अगेन यहां पर देखोगे कि एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म्स में कई वैक्सीन दी जा चुकी हैं। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन परसेंटेज में देखोगे तो केरल सबसे टॉप पर है, ऑलमोस्ट 14%। कर्नाटका 10% के आसपास है। बाकी तीनों राज्य जो हैं ये 6 और 8% के बीच में। तमिलनाडु तो इनफैक्ट 5% के आसपास है और वहां पर चुनाव और हैं। ईस्ट जोन में अगर हम देखें तो देखो यहां पर भी एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा, लेकिन अगेन यहां पर आबादी भी ज्यादा है। परसेंटेज वाइज ओडिशा जो है वो 9% के आसपास है, वेस्ट बंगाल 8% पे। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें तो बिहार और यूपी ये सबसे पीछे चल रहे हैं। मतलब इसमें मैं छोटे राज्यों को नहीं गिन रहा हूं जिनकी आबादी कम है, जैसे त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, इन सबको मैं नहीं गिन रहा हूं। अगर आप बड़े राज्य देखते हैं तो उसमें यूपी और बिहार आर परफॉर्मिंग द वर्स्ट। इनके यहाँ पर 4% आसपास आबादी वैक्सीनेट करी गई है। नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों की हम बात करें तो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है त्रिपुरा, और बाकी सारे राज्यों का प्रदर्शन बहुत ही खराब है। 3%, 4% के आसपास वैक्सीनेशन का यहाँ पर परसेंटेज है। वेस्ट जोन के स्टैटिस्टिक्स हम देखें तो गुजरात काफी अच्छा कर रहा है, 14% के आसपास। गुजरात और छत्तीसगढ़ ये दोनों राज्य हैं, ये मोस्टली टॉप पे चल रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से। ऊपर नीचे देखो होता रहेगा डेटा। हो सकता है कि आप ये वीडियो कुछ दिन बाद देख रहे हो तो गुजरात शायद नीचे आ जाए, या हो सकता है और ऊपर चला जाए। बट एज ऑफ राइट नाउ महाराष्ट्र 8% के आसपास है, गोवा 11% के आसपास है, गुजरात 14, और अगर आप सेंट्रल इंडिया में देखो तो छत्तीसगढ़ जो है वो 15% के आसपास वैक्सीनेट कर चुका है अपनी आबादी को। तो ये अच्छे परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान। लेकिन भारत के ज्यादातर राज्यों में वैक्सीनेशन का परसेंटेज काफी कम है। अगर आप अपने राज्य का परसेंटेज देखना चाहते हो तो पॉज करके यहाँ पर देख लो, मैं सारे राज्यों का पढ़ने वाला नहीं हूं। अब बात करते हैं भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार की वैक्सीन खरीद के बारे में। तो भारत सरकार सबसे पहले तो इस मामले में डिले कर गई कि जब यूके जैसे देश सितंबर अगस्त 2020 से वैक्सीन को बुक कर रहे थे, ऑर्डर्स दे रहे थे एस्ट्राजेनेका कंपनी को या फिर अन्य कंपनीज को, तो भारत सरकार ने यहां बहुत देरी कर दी। हमने ऑलमोस्ट दिसंबर में ये काम शुरू किया और जनवरी में जाकर हमने अपनी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू करी, जबकि दुनिया के कई देशों में दिसंबर से वैक्सीन लग रही थी। यूके वॉज द फर्स्ट कंट्री। लेकिन हमने अपनी वैक्सीन ड्राइव शुरू करी 14 जनवरी के आसपास। आई थिंक 14 या 13 जनवरी थी, क्या डेट थी बता देना जरा कमेंट में, मुझे याद नहीं है।
तो कुल मिलाकर हम 3 महीने उसमें वैसे ही पीछे चल रहे थे। तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भारत सरकार कोविडशील्ड की 166 मिलियन डोज खरीदेगी। कोविडशील्ड वो वाली वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन है। दूसरी है कोवैक्सिन जो भारत बायोटेक बनाता है, उसकी 10 मिलियन डोजेस खरीदेगी भारत सरकार, ये तय किया गया था। पर मंथ 60 मिलियन कोविडशील्ड और 1 मिलियन कोवैक्सिन सप्लाई करी जाएगी। अब सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता इंस्टीट्यूट है या फिर कंपनी है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि इन्होंने दूसरे देशों को भी प्रॉमिस कर रखा है। ये प्राइवेट कंपनी है, ये कोई सरकारी कंपनी तो है नहीं कि सारी वैक्सीन बनेगी और सरकार को चली जाएगी। इन्होंने दूसरे देशों को भी प्रॉमिस कर रखा है, कई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किए हैं वैक्सीन सप्लाई करने के लिए। तो अभी तक 1 अप्रैल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वीक अप्रैल की बात करूं, तो 90 मिलियन वैक्सीन डोजेस दी जा चुकी हैं, जिनमें से 11 मिलियन सेकेंड डोज के रूप में थी और बाकी की सारी 80 मिलियन के आसपास ये फर्स्ट डोज के रूप में इस्तेमाल करी गई थी। टारगेट क्या है सरकार का? 230 मिलियन इंडियंस को वैक्सीनेट करना है बाय एंड ऑफ जुलाई, यानी कि 23 करोड़ भारतीयों को जुलाई के अंत तक वैक्सीनेट करना है। लेकिन अभी तो केवल 1 करोड़ कुछ लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं। अब आप भारत का वैक्सीनेशन डेटा अगर एब्सोल्यूट नंबर्स के टर्म में देखोगे तो आपको एक काफी इंप्रेसिव लगेगा। आपको लगेगा क्या शानदार परफॉर्मेंस किया है भारत ने, क्योंकि 16 जनवरी को हमारे देश में 1,90,000 लोगों को वैक्सीन लगी हुई थी और 7 अप्रैल तक यह आंकड़ा ऑलमोस्ट 9 करोड़ पहुंच चुका है। तो 1,90,000 से 9 करोड़ के आसपास पहुंचाना कोई मतलब कम बड़ा अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एवरेज वैक्सीनेशन देखो आप तो हर रोज 18 लाख डोजेज वैक्सीन की लग रही हैं भारत के नागरिकों को। 44,000 वैक्सीनेशन साइट्स हैं टोटल। लेकिन जो हमारा टारगेट है, हमारी आबादी इतनी बड़ी है कि अगर हमें अपने टारगेट्स अचीव करने हैं तो वैक्सीनेशन की जो रेट है इसको डबल करना होगा। वी हैव टू डबल द डेली टर्नओवर टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब भारत में वैक्सीन निर्माता अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं और भारत सरकार उनसे ज्यादा वैक्सीन खरीदे। तो प्रोडक्शन बढ़ाने में अभी क्या समस्या है कि देखो, वैक्सीन के लिए जो रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, स्पेशल वायल्स होते हैं, वायल मतलब वो जो कांच की शीशी होती है जिसमें वो आता है वैक्सीन, सेल कल्चर मीडिया, सिंगल यूज ट्यूबिंग, ये सभी चीजें आवश्यक होती हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ये आती हैं यूएसए से, और यूएसए इतना तेजी से इनको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है या फिर इनको कई बार एक्सपोर्ट पर बैन भी लगा दिया जाता है। दूसरा चैलेंज ये है कि दुनिया की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने वैक्सीन को डेवलप किया है और उन्होंने भारत में 1 या 2 कंपनियों के साथ ये करार किया है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो। अभी भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि रैंडम किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को बोल दे कि तुम भी वैक्सीन बना लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो उन पर्टिकुलर कंपनीज के पास हैं। जैसे कोविडशील्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, तो भारत में उसको केवल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। भारत ने डब्ल्यूटीओ में कोशिश करी थी कि 2-3 साल के लिए वेवर मिल जाए, लेकिन वो हम वहां पर फेल हो गए थे, वो वेवर नहीं मिल पाया था। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक, ये दोनों ही वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन ये दूसरी वैक्सीन बनाते थे इतने साल तक। अब हालांकि इन्होंने दूसरी वैक्सीन को कम करके उसकी जगह पर कोविड-19 वाली वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है, लेकिन फिर भी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। और डिमांड इतनी ज्यादा है कि अब सीरम इंस्टीट्यूट ने तो भारत सरकार से मदद मांगी है कि आप एक काम करो, हमें प्रोडक्शन फैसिलिटीज बढ़ाने में फाइनेंशियल मदद कर दो, यानी हमें पैसा दे दो, हम नई फैक्ट्रियां खोल लेंगे और वहां पर तेजी से वैक्सीन। ये सीरम इंस्टीट्यूट के जो अडार पूना वाला है, इन्होंने पिछले हफ्ते ही भारत सरकार से 3,000 करोड़ रुपए मांगे हैं कि आप पैसे दो, तब जाके हम नई फैक्ट्रियां स्थापित करेंगे और वैक्सीन को ज्यादा तेजी से बनाएंगे। अगली समस्या इन कंपनीज के साथ ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इन दोनों ने कोवैक्स जो कि ग्लोबल अलायंस है उसमें कुछ कमिटमेंट्स दे रखे हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि हर महीने इतने मिलियन डोजेज तो हम आपको देंगे, ताकि दुनिया के दूसरे देशों को भी सप्लाई किया जा सके। तो जैसे फरवरी में 28 मिलियन, मार्च में 40 मिलियन डोजेज इन्हें देनी थी। तो अब ये ऐसा नहीं कर सकते ना कि वहां का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके भारत सरकार मांग रही है तो भारत सरकार को दे दें। दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। उन्हें वहां के अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करना जरूरी है, वरना अगले साल उनको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर वो 3 महीने का डिले भारत को काफी चुभ रहा है, क्योंकि भारत में सीरम इंस्टीट्यूट से, भारत सरकार से पहले दूसरे देशों ने आकर एग्रीमेंट साइन कर लिए कि आप हमें वैक्सीन दे देना, और हमने बाद में साइन किए, जबकि वो कंपनी हमारे देश में स्थापित है। तो इंटरनेशनल कमिटमेंट को अब वो लोग तोड़ नहीं सकते। वैक्सीन की सप्लाई में कमी आने के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है कि हमने बहुत सारी वैक्सीन एक्सपोर्ट करी है। अगर आप टोटल देखो तो हमने 6 करोड़ वैक्सीन तो एक्सपोर्ट कर दी, और भारत में कितनी वैक्सीन लगी है? 10 करोड़। यानी कि लगभग 38% वैक्सीन जो हमने बनाई है वो तो हमने दूसरे देशों को दे दी। अब उसमें ऐसा नहीं है कि सारी हमने फ्री में दी है, कई सारे देशों ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बकायदा कमर्शियल डील करी थी, तो वो वैक्सीन उन्हें दी गई है। लेकिन कई वैक्सीन भारत ने मुफ्त में भी देशों को दी है। अब मतलब मुफ्त नहीं, वो वैक्सीन मैत्री कहा जाता है उसको आजकल, ये टर्म है। अब आप उसको किस नजर से देखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखो फरवरी और मार्च में जब हमारे यहाँ केसेस बहुत कम थे, तब किसी ने सोचा नहीं था कि रोज 1.5 लाख केस आएंगे,
ये सिनेरियो आ जाएगा, ये हमने सोचा नहीं था। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार हमेशा करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने सोचा कि इतने केस हमारे आएंगे नहीं, नंबर्स डाउन जा रहे थे, तो हमने काफी एक्सपोर्ट करा वैक्सीन को। लेकिन अब वो स्थिति हमारे लिए नुकसानदायक लग रही है एज ऑफ राइट नाउ, मतलब हाइंडसाइट में अगर आप देखोगे तो वो गलत नजर आ रहा है। तो अब सेंटर ने क्या कहा है कि अब थोड़ा एक्सपोर्ट पे लगाम दो। 80 देशों को तो दे दी हमने वैक्सीन, उसके बाद अब हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स को मतलब ठंडा रख रहे हैं और अपने ही देश के अंदर वैक्सीन लगा रहे हैं। इसको आप दूसरे देशों से कंपेयर करो तो आप देखोगे कि यूएसए ने एक भी वैक्सीन एक्सपोर्ट नहीं करी है, 100% डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए रखी है, जबकि भारत ने ऑलमोस्ट 40%, अब ये आंकड़ा थोड़ा सा कम आ गया है, ये एक हफ्ते पुराना डेटा है, 44 था, अब ये 38-39% के आसपास है, तो भी 40 मान लो, चलो 40% वैक्सीन हमने दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर दी। अब फाइनली सवाल ये उठता है कि वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाने का क्या तरीका है। तरीका एक ही है, प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। एज ऑफ राइट नाउ सीरम इंस्टीट्यूट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो प्रति महीना 70 से 100 मिलियन वैक्सीन डोज बनाने की है। ठीक है, ये क्लेम करते हैं कि पूरे साल की हमारी कैपेसिटी 1.3 बिलियन की है, यानी हर महीने अगर 100 मिलियन मान लो, 100 से 110, तो ये 1.3 बिलियन का आंकड़ा आएगा, जबकि इस वक्त वो 70 to 100 के बीच में प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरी ओर भारत बायोटेक जो है, इसकी कैपेसिटी अभी 5 या 10 मिलियन के बीच में ही है, 5 से 10 मिलियन डोजेज प्रति माह। और भारत की रिक्वायरमेंट कितनी है? एज ऑफ राइट नाउ हम 4 मिलियन डोज पर डे लगा रहे हैं, लेकिन लगाने की जरूरत है 8 से 10 मिलियन डोज पर डे। तो अगर 10 मिलियन भी आंकड़ा आप मान लेते हो तो 300 मिलियन डोजेज हमें चाहिए हर महीने। तो कहां से पूरा होगा जब यहां पर 100 और 10 मिलाकर 110 मिलियन की महीने की कैपेसिटी है, तो हम कहां से 250-300 मिलियन वैक्सीन लेकर आएंगे? इसके लिए जरूरत यही है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी होगी, लेकिन कैपेसिटीज रातों रात नहीं बढ़ती है, कई महीने लग जाते हैं। सिंपल सा इसका एक और आंसर है कि दूसरी कंपनीज भी वैक्सीन बनाए, जो कि अब हो रहा है। आपको पता ही होगा, स्पुतनिक वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है इमरजेंसी यूज के लिए, और मई या जून तक जाइकोव डी भी आ जाएगी, जो जाइडस कैडिला कंपनी है। वैक्सीन की कमी के पीछे एक और कारण है, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है। 6.6% भारत का एवरेज वेस्टेज है। इसका मतलब यह है कि हर 10 लाख पे 66,000 वैक्सीन को वेस्ट किया जा रहा है। उनको खोलने के बाद लग नहीं रही है, या फिर उनका ट्रांसपोर्टेशन के अंदर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो खराब हो गई, जो भी रीजन हो, 66,000 वैक्सीन आर वेस्टेड एवरी डे। तो अगर आप अभी का डेटा मान लो कि 40 लाख वैक्सीन डेली लग रही हैं, तो कितना हो गया? 66,000 इंटू 4, विच इज समवेयर अराउंड 2.5 लाख के आसपास मान लो, तो 2.5 लाख वैक्सीन तो डेली वेस्ट हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कुछ राज्यों में तो 17%, 11% जितना वेस्टेज है। फिर कुछ इश्यूज डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित भी हैं। तो राज्यों के सामने ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो केंद्र सरकार के ऊपर पूरी तरह निर्भर है। जितना केंद्र उनको वैक्सीन देती है उतना ही वो वैक्सीन लगा सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता है, जहां पर राज्यों के पास ये पावर हो कि वो अपने अनुसार वैक्सीन को खरीदें, अपने अनुसार उसको लगाएं। कई राज्यों में लोग वैक्सीन कम लगवा रहे हैं, डर है वैक्सीन के प्रति, तो उसके लिए तो खैर सरकार बहुत अवेयरनेस कैंपेन चला रही है। अगर भारत समय रहते अपनी आबादी को वैक्सीनेट नहीं करता है तो रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क ये है कि कोविड-19 के और नए वेरिएंट सामने आ जाएंगे। अभी ये जो इतने केसेस ज्यादा आ रहे हैं, इसके पीछे कारण ही यही है कि कोविड-19 के वेरिएंट्स बढ़ गए। मतलब इट्स वन ऑफ द रीजंस कि कोविड-19 के कई वेरिएंट्स आ चुके हैं, और हर वेरिएंट के प्रति लोगों में अभी तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है। इनफैक्ट कई लोग जो पिछले साल कोविड से अफेक्ट हो गए थे, वो फिर से री इन्फेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वेरिएंट्स जो हैं वो थोड़ा अलग तरीके से काम करते हैं। अब जितने समय तक कोविड-19 बीमारी चलती रहेगी, तब तक वेरिएशंस, म्यूटेशंस होते रहेंगे, नए वेरिएंट्स आने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। तो जितना हम जल्दी हम इसको काबू में लाते हैं, उतना वेरिएंट्स आने की संभावना कम है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत की जो जवान आबादी है, जवान का मतलब है मैं 45 से कम मान रहा हूं, जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उसमें कोमॉर्बिडिटीज बहुत बड़ी संख्या में है। आप देखोगे भारत में डायबिटीज ऑलमोस्ट 10% लोगों को है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो भी 15 to 30% के आसपास इसका आंकड़ा बताया जाता है, जो भी सर्वेज वगैरह होते हैं उनमें। तो 30% इज वे टू हाई, और ये यंग आबादी में बता रहा हूं, बिलो 45। तो इसमें कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है, और अगर इनको समय रहते वैक्सीनेट नहीं किया गया तो ये बहुत ही घातक हो सकता है। ऑलरेडी सेकेंड वेव में जो ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो कम उम्र के हैं। फर्स्ट वेव में केवल ज्यादा उम्र के लोग इन्फेक्ट हो रहे थे, अब सेकेंड वेव में कम उम्र के लोग ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि स्पुतनिक और जाइकोव डी वैक्सीन के आने के बाद जो डेली वैक्सीन लगने की दर है, यानी कि जो रन रेट है डेली की, वो 40 लाख से भी ऊपर हो जाएगी। अगर वो 80 लाख 1 करोड़ तक पहुंच गई, मान लो 1 करोड़ लोगों को डेली डोजेस लगते हैं, तो डेफिनेटली जुलाई अगस्त तक आबादी का एक बड़ा तबका वैक्सीनेट हो जाएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनली जाते आते आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोर्सेज यहां पर मिल जाएंगे।
ऑप्शनल प्लस जीएस का जो कंबाइंड पैकेज है उसमें आपको प्राइस का काफी बेनिफिट मिलेगा और ये प्राइसेस भी आपको पे नहीं करनी है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट इवन ऑन दिस प्राइस। और याद रखिए ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आपको ये प्राइस पैसा एक साथ देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, इन सभी एग्जाम्स के लिए अनअकैडमी पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। यूज द कोड एंड गेट 10% डिस्काउंट ऑन द कोर्स सब्सक्रिप्शन फी। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज आपके जीएस स्टैटिक पोर्शन को टेस्ट करती है। इंपल्स और राइज जो हैं ये भी टेस्ट सीरीज हैं, फ्री टेस्ट सीरीज हैं। जस्ट यूज द अनलॉक कोड महिपाल और इन टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइए, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। प्रीलिम्स में 5-10 नंबर अगर आपके बढ़ जाएंगे तो एक बहुत बड़ा विन विन होगा और कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं अगर आप इसमें टॉप रैंक्स लेकर आते हैं। बड़े प्राइजेस जीतने हैं तो अनअकैडमी कॉम्बैट में हिस्सा लो। हर रविवार 11 बजे कॉम्बैट होता है। अगर आप कोर्स खरीदने में अभी सक्षम नहीं है तो आप कॉम्बैट में हिस्सा लेकर यहाँ पर फुल स्कॉलरशिप पा सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज पर और टॉप 500 रैंक तक यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।